रुचि जो हम ये बात करें तो यहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर आपके खींच सकते हैं। यही ऐसा पोर्शन है जो आपका दमदार होना चाहिए कि 40 नंबर का है तो 40 नंबर से आपका 35 से 30 नंबर तो यहाँ पर आने चाहिए। 30 से एक भी नंबर नीचे नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि एलटी में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो। एलटी में पूर्व में आपने जितने भी शिक्षा से संबंधित जो आयोग हैं, व्यवस्था है, तो ये सारी चीज़ मुझे लगता है अनुमान पढ़ ली होंगी। ये धोखे में मत रहना कि हमने शिक्षा से संबंधित आयोग पढ़ लें तो हमें तो आता है। ये आयोग का जो पेपर सेट होता है वो जैसे राधा कृष्णन आयोग है, वो इतना डीप पूछेगा कि आपने जो चीज़ पढ़ी होंगी उससे इतर उतर पूछेगा। याद देखिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक इनको अध्ययन करिएगा। और फिर यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो हमारा चल रहा है, हम कह रहे हैं कि जो सीडीपी का जो पोर्शन है, शिक्षण दक्षता और संप्रेषण, हमने इस पे क्लास ले ली है और साथ ही शिक्षण कौशल और शिक्षण विधियों पर हमारी क्लास रह गई है, तो इस पे हम, और साथ ही आज जो हमारी जो क्लास चल रही है शिक्षण प्रतिक्रिया और संप्रेषण, संप्रेषण के प्रकार कितने होते हैं, एक अच्छा संप्रेषण की विशेषताएं क्या होती हैं, तो हमारा यहाँ से टॉपिक रहने वाला है आज। देखिए, कल हमने चर्चा करी थी संप्रेषण किसे कहते हैं, संप्रेषण क्या होता है, वो सारी चीजें हमने कल पूरी तरीके से अध्ययन कर लिया था। हमने कल ये कहा था कि संप्रेषण की जो प्रतिक्रिया होती है, प्रोसेसर ऑफ कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है। समाज, मनुष्य क्या होता है, समाजी प्राणी होता है, समाज में ही रहकर क्या करता है, वो अपने जीवन को व्याप्त करता है या निरंतर उसमें जीता है, और साथ ही इसी समाज में वो अंततः मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। तो जब से वो पैदा होता है और साथ ही जब तक उसकी जीवन लीला समाप्त नहीं हो जाती, तब तक उसके साथ एक प्रतिक्रिया हमेशा चलती रहती है। वो संप्रेषण का एक प्रतिक्रिया, उसके निशान निरंतर वो गतिशील रहती है। ये संप्रेषण क्या है, एक समाजी प्रतिक्रिया। हमने ये कहा था, जैसे आपने देखा था कि संप्रेषण की जो प्रतिक्रिया है, एक पक्षी ना होकर ये दो पक्षी होता है, या कहें बहुपक्षी होती है। तो दो व्यक्तियों के मध्य होने वाला जो वार्तालाप है, जो कम्युनिकेशन है, जो किसी भी प्रकार की आपस में जो जुड़ाव होता है एक पक्ष के बीच में, जब हम अपनी बातें दूसरे के समक्ष रखते हैं, तो ये चीज क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान क्या होता है, यही संप्रेषण कहलाया जाता है। तो बेसिकली इस चीज को आप भली बातें समझ लेंगे। देखिए, हमने ये भी कहा था कि संप्रेषण क्या है। हमने आपसे ये कहा था कि संप्रेषण क्या है, एक जन्मजात है, और ये क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में जो संप्रेषण है वो क्या है, एक रीढ़ की हड्डी है। ये जिस प्रकार से हमारे बैकबोन होती हैं मनुष्य के लिए, उसकी रीढ़ की हड्डी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें, जो संप्रेषण है वो भी बहुत ही ज़्यादा मार्मिक होता है, या कहें महत्वपूर्ण होता है। इसके बिना शिक्षण की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि संप्रेषण की प्रतिक्रिया की प्रोसेसर ऑफ कम्युनिकेशन कितने प्रकार के, हम कम्युनिकेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं, कम्युनिकेशन के कितने प्रकार हो सकते हैं, हम किन किन माध्यमों से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम दो व्यक्तियों के बीच किस प्रकार से हो सकता है, वो कौन कौन सी विधियां होती हैं, वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये कहता है कि संप्रेषण की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो क्या होती है, आपके मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार की बातें निकल के हमारे सामने आती हैं। संप्रेषण या इनकोडर होता है, या संदेश या सिग्नल, या फिर सिंगल, या फिर संप्रेषण, या जो संप्रेषण का जो माध्यम होता है, या फिर वो चैनल होता है। किसी चैनल के माध्यम से एक जो चैन बनी रहती है, इसके माध्यम से उसके माध्यम से इस तरीके से जो चलती है, संदेश प्राप्त करता है, यह डिकोडर होता है और पृष्ठपोषक होता है। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, और ये अगर आपने समझ लिया तो निश्चित रूप में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। इसको समझने से पूरा थोड़ा सा हम इधर भी समझ लेते हैं। देखिए, जो भी नए हैं थोड़ा सा इसको समझिएगा। हम जो बात कर रहे हैं, देखिए, इसको बाद में लेके चलता हूँ, फिर सीधे संप्रेषण पे ही लेके चल रहा हूँ। देखिए, हमने कहा कि संप्रेषण कम्युनिकेशन की जब हमने बात करें तो सामान्य अर्थ क्या होगा इसका। सामान्य अर्थ में अगर हम बात करें संप्रेषण के, तो संदेश एवं विचारों के आदान प्रदान हम पारस्परिक क्या होते हैं, संप्रेषण कहलाया जाता है। दो व्यक्तियों के बीच जिस प्रकार से संदेशों का या विचारों का जिस प्रकार से आदान प्रदान होता है, या पारस्परिक जो चीजें होती हैं दो व्यक्तियों के मध्य, या कहें दो व्यक्तियों से अधिक लोगों के बीच भी जो संप्रेषण कार्य होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो संप्रेषण कहलाया जाता है। संप्रेषण को आंग्ल भाषा में देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संप्रेषण को आंग्ल भाषा में क्या कहा जाता है, तो कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो याद रखें, आंग्ल भाषा में क्या कहा जाता है, आंग्ल भाषा में अगर हम कहें तो इसको
कम्युनिकेशन कहा जाता है। आंग्ल भाषाई अगर शब्द की बात करें तो इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है किससे हुई है, लैटिन भाषा है हुई है। और मैंने कल कम्युनी की हमने ये बात करी थी, इससे ये लैटिन भाषा का जो शब्दकोश है कम्युनी करके है, तो इससे ये हुआ है। इसका आश्रय क्या होता है, सामान्य विचारों और जो भावनाएं हमारी और जो सूचनाएं हैं उनको कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से इतर क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो ये आपके क्या संप्रेषण का सामान्य अर्थ होता है। हमने कल आपको संप्रेषण की संपूर्ण तरीके से हमने उसको बताया। तो संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण में हमने कहा था कि अगर हम संप्रेषण का अर्थ को देखें तो धन प्रेषण ये आता है कि भली प्रकार भेजना। अगर देखिए संप्रेषण का यहाँ पर अर्थ दिया हुआ है तो धन प्रेषण का अगर हम कहेंगे तो भली प्रकार से क्या आता है, भेजना। अब जो संदेश होता है या सूचनाओं को भली प्रकार भेजना, जो प्रेषित करता होता है, जो प्रेषित कर रहा है जिस चीज को, मान लीजिए आप कोई डाक किसी, मान लीजिए आपने जिलाधिकारी को पत्र भेजा, आप क्या है प्रेषक करता हो, और जब वहां वो जो लेटर वहां जब रिसीव होंगी वो क्या है ग्राही होगा। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, जो आपने जो चीज कही है तो उस जिलाधिकारी तक वो चीजें पहुंच गई, जिससे सामने वाला या उससे संदेश को यथार्थ भली भांति से क्या कर सकता है, वो ग्रहण करता है। आपने मान लीजिए आपने अपने क्षेत्र की जो समस्याओं को लेकर, दो पल के लिए सोच लीजिए, आपने समस्याओं को लेकर आपने क्या करा है, जिलाधिकारी को पानी की समस्या है या फिर या फिर विद्युत की जो भी है XYZ कोई भी समस्या आपकी है, तो आपने उसको संबोधित किया, तो उसको उन्होंने गंभीरता से लिया, जो भी चीज़ें होंगी तो वो तमाम चीज़ें वो ग्राही होगा या कहें वो ग्रहण करता वो होगा। अब यहाँ पर देखिए हमने कल अलग अलग जो जितने भी वो आपके विद्वान हैं, जो लेखक हैं, जिन्होंने अपने अपनी चीज़ों को इसके बारे में, जो विद्वानों ने अपनी अपनी जो थ्योरी दी हैं, हमने उनके बारे में पालगाग्निस करके हम ये है, तो इनके द्वारा क्या कहा गया है, संप्रेषण क्या संचार वह प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोगों के विचारों की या तथ्यों की या भावनाओं की या कहें भावों की आदि इस प्रकार से विनियमित करते हैं कि संचार प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश के अर्थ या उद्देश्य तथा उसके उपयोग को भली भांति समझ सकता है। संप्रेषण जो संचार हो रहा है, आज अगर हम देखें, हमने कल ये भी कहा था जिस प्रकार से आधुनिकरण हो रहा है तो हमारे संप्रेषण के माध्यम भी बदल रहे हैं। अगर हम मध्यकाल की तरफ जाएं, फिर मध्यकाल से प्रागैतिहासिक काल के समय जाएं, तो प्रागैतिहासिक काल में संप्रेषण के क्या तरीके थे, फिर मध्यकाल आता है, मध्यकाल में संप्रेषण के क्या क्या तरीके चीजें थी, फिर उसके बाद हम 21वीं सदी में आते हैं। तो 21वीं सदी में हमें बहुत ढेर सारे ऐसे गैजेट देखने को मिलते हैं, संप्रेषण का पूरा ताना बाना ही बदल जाता है। और आने वाले भविष्य की अगर हम बात करें तो संप्रेषण शायद और ज़्यादा प्रबल हो जाए। तो धीरे धीरे जिस तरीके से विकास क्रम बढ़ रहा है तो उसी प्रकार से संप्रेषण में भी बदलाव आ रहे हैं। देखिए आज अगर हम देखें तो संप्रेषण का जो माध्यम बन गया है, अगर हम कहें दूर संचार सबसे बड़ा साधन बन गया। अगर दूर संचार अगर दो पल के लिए ये सोच के चले एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए, तो जो हमारा जो कम्युनिकेशन हम जिससे कर रहे हैं, जो हम संप्रेषण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें इतनी ज़्यादा बाधाएं हमारे समक्ष आ जाती हैं कि हमारा काम उसके बिना हो ही नहीं पाता है। अगर मान लीजिए दो पल के लिए कि कहीं पर जैसे आपने देखा होगा पिछले दफ़े ये बस हादसा हुआ था जिसमें 36 लोगों से भी अधिक लोगों की इसमें डेथ हो गई थी, उसका संप्रेषण कैसे हुआ कि जो उस क्षेत्र में मौजूद जितने भी लोग थे उन्होंने तत्काल क्या हुआ, जो एम्बुलेंस को बुलाया या 108 को बुलाया, जो नदी के हॉस्पिटल हैं, जितने भी लोग हुए आसपास के लोगों को सूचनाएं दी। सूचनाएं देने के बाद क्या वो तत्काल उस रेस्क्यू ऑपरेशन कराया, जो बचाव कार्य चला। तो इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं हम आधुनिकरण में होने के बाद तो वो जो घटनाक्रम घटा उसका तुरंत ही शासन तक उसका क्या हुआ, संचार हो गया। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के माध्यम से हमने वो जो संदेश था वहां तक उसको डिलीवर कर दिया और तत्काल जो हवाई सेवा थी या एम्बुलेंस जो थी वो सारी चीजें पहुंच गई। तो ये क्या है, एक संचार का बड़ा माध्यम बना। तो ये क्या, हमने अपनी बात शासन तक पहुंचाई, शासन ने उसमें तुरंत कार्रवाई करके वो तमाम चीजें हुई। तो ये क्या होता है, हमने कहा एक या एक से अधिक लोगों के बीच जिस प्रकार से तथ्य, हमने किस तथ्यों की बात करी, हमारी जो भावनाएं होती है, आपके जो भाव, आपने किस प्रकार से चीजों को बोल रहे हो। शिक्षक अगर कक्षा में पढ़ा रहा है तो बच्चों को वो समझ में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो उसका संप्रेषण कैसा है, जैसे स्पर्श होना चाहिए,
स्वच्छ होना चाहिए, और जो लास्ट पंक्ति में जो बैठ रहा है तो उस तक भी आपका संप्रेषण या कहें जो आप बोल रहे हो वो स्पष्ट तौर पे उस तक पहुंच जानी चाहिए, और उसकी जो समस्या है उसका भी निराकरण आप कर सकते हैं। तो ये क्या है, संप्रेषण का एक बेहतर उदाहरण हमें देखने को मिलता है। ये कहता है कि संचार प्राप्त करना, संचार क्या होता है, हम किसी चीज के जो आपने भेजा है, संचार में जो सूचनाएं हमने जिस प्रकार से भेजी हैं, प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश के अर्थ को समझे। मान लीजिए मैंने कहा कि जिस प्रकार से वो बस दुर्घटना हुई तो संचार के माध्यम से हमने क्या सूचनाएं भेजी, वहां कंट्रोल रूम में जिस व्यक्ति ने वो संदेश को प्राप्त करा होगा, उसके अर्थ को समझा होगा, उसकी महत्वता को समझ के उसने तत्काल जो उचित कार्रवाई हो सकती है अपने उच्च अधिकारियों को उसने उसकी सूचनाएं दी, और जब सूचनाएं सही समय पर गई होंगी तो उस समय जो तमाम चीजें जो बहुत से लोगों की उसमें जान बचा दी गई होगी। तो ये क्या हुआ, एक माध्यम के माध्यम से जो संचार जो हमें प्राप्त हुआ, जो संचार के माध्यम से जो हमने शब्दों को, जब कल यहाँ पर नवीन जी कह रहे थे हमने एक कोड भेजा, उसको हमने यहाँ से कोड को भेजा, वहाँ उसको डिकोड करा, डिकोड जो करा उसके अर्थ को समझा, उसके अर्थ की समीक्षा की होगी, या उसके जो कारणों को तत्काल समझा होगा, तो उसकी वजह से हमने क्या उसको प्रयोग में लाया, तो इसे हमने भली भांति समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए संप्रेषण के प्रकारों के घटक की जब हम बात कर रहे थे, संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे इनके कारक या घटकों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो प्रतिक्रिया है, रिस्पॉन्स कैसा हो रहा है, हमने प्रेषक किस प्रकार से हमने कम्युनिकेट करा, उसको किस प्रकार से हमने वो भेज रहे हैं, और मैसेज और हमने कहा कि माध्यम क्या होना चाहिए। माध्यम कोई ना कोई तो बनता है, हम किसी चीज को अगर हम भेज रहे हैं, अगर मैं आप लोगों के बीच अगर चर्चा कर पा रहा हूं, अगर हम बातें कर पा रहे हैं, तो ये किस माध्यम से हो रहा है, संचार के माध्यम से हो रहा है। हो पा रहा है नहीं, बताइए, क्या बिना संचार के हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं? जो तकनीकी जो क्षेत्र है, आज हम दूर संचार की अगर बात करें तो जुड़ पाएंगे? बताइए। नो सर, नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि हमारे सामने क्या है, कम्युनिकेशन है, ये माध्यम होना चाहिए, मीडिया होनी चाहिए। तो परपुष्टि जिसे हम रिसीवर अचीवर कहते हैं, तो वो तमाम चीजें इसमें हम देखिए, हम एक एक चीजों को इसमें अध्ययन करेंगे। तो प्रेषक के बारे में बात करते हैं, जो भेजता है, ठीक है, प्रेषक सेंडर जिसे हम कहते हैं, उसको किस प्रकार से कम्युनिकेट करता है, इसको देखिए। प्रेषक एवं माध्यम की सफलता का मूलाधार संदेश होता है। जो प्रेषक होता है और उसका जो माध्यम होता है, मान लीजिए मैंने एक पत्र लिखा कि मैंने ये पत्र लिखा कि हमारे विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, और शिक्षा निदेशालय ने हमने कहा कि शिक्षकों को भेजने की कृपा करें। हमने माध्यम कौन बना, या तो माध्यम वो इंटरनेट हो सकता है, या मेल हो सकती है, या फिर फोन हो सकता है, दूरसंचार के माध्यम से होता है, या फिर हम कहते हैं कोई डाक के माध्यम से हमने उसे भेज सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रेषक द्वारा किस माध्यम से जो समस्या है या जो चीज है उसको सफलतापूर्वक, जो मूलाधार है जिसको हमने भेजना है उसको भेज दिया। जो मूलाधार संदेश को हमने क्या कहते हैं, भेज दिया, संदेश होता है वो मूलाधार। जो संदेश होता है वो क्या होता है, जो चीज को हम कर रहे हैं। अभी हमारा मूलाधार क्या हो सकता है, अभी आपके सामने जो चलचित्र या जो हम चीजें पढ़ रहे हैं, वो जो सब्जेक्ट है आज भी हम जो पढ़ रहे हैं, प्रेषक जो पढ़ रहे हैं, तो ये मूलाधार के रूप में हमारे सामने है। संदेश को सामाजिक विषमताओं, जातिवादी संप्रदायवाद या भाषा एवं अन्य बुराइयों से आच्छिन्न नहीं होना चाहिए। देखिए, हम कहते हैं कि हम जो प्रेषक है, जो किसी चीज को प्रेषित कर रहा है, या कहे जिस प्रकार से प्रेषक कौन हो सकता है। मान लीजिए जो समाचार पत्र होते हैं, जो न्यूज़पेपर छप के आते हैं, वो क्या होता है, माध्यम होता है। उस माध्यम के माध्यम से हमने कहा, उस जो प्रेषक ने अपने माध्यम से, पेपर के माध्यम से अगर कोई ऐसी विचारधारा वो फैला रहा है, या हिंदू मुस्लिम कर रहा है, या जातिवादी चीजें फैला रहा है, तो ये कह रहा है कि ये माध्यम इस तरीके से नहीं करना चाहिए, ये बुराइयों से आच्छिन्न नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज अगर हम भेज रहे हैं वो बुराई से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उससे कहीं ना कहीं हम ज्ञानवर्धक चीजें प्राप्त करें, या समाज को सुधारने की प्रयत्न करें, या फिर हम कोई एक नैतिकता का पाठ पढ़ाएं। तो बेसिकली आप देख पा रहे हो कि ये कहता है कि प्रेषक माध्यम की सफलता का मूलाधार होता है, संदेश होता है। या देखिए, संदेश को सामाजिक विषमता
कि हम समाज की विषमताओं पर अगर हम बात करें, जातिवाद पर, संप्रदाय जैसे हम कहते हैं जो दंगे फसाद हो जाते हैं, हम कहते हैं भाषा, जैसे हम कहते हैं कुमाऊं और गढ़वाल, गढ़वाली और कुमाऊनी, हम जिस प्रकार से हम आपस में लड़ जाते हैं, बेसिकली ये होता ही है। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, अन्य बुराइयों से आच्छादित नहीं होना चाहिए, इससे परे ये होना चाहिए, ये कहने का मतलब है प्रेषक का। बल्कि इसके स्थान पर लोगों में प्रेम की भावनाओं को विकसित करने की बात की जाती है। सहानुभूति होनी चाहिए, संयोग होना चाहिए, सह अस्तित्व, शांति और आपसी सौंदर्य को क्या होना है, बढ़ाने का वाला होना चाहिए। हम क्या होता है, हम कुछ ऐसी, मान लीजिए आपने कोई ऐसा एक भाषण दिया, मान लीजिए कहीं पर कोई मंच आपको मिला, उस मंच से आपने क्या करा, आप प्रेषक है, आप उस मंच से क्या चीज़ों को, एक माध्यम बना मंच से आपने क्या चीज़ों को, संदेश को भेज रहे हो। मान लीजिए आपने वहाँ पर प्रेम और सद्भावना की बात करी, समाज को एकजुट होने की बात करी, शिक्षा पर फोकस करे और शिक्षा की जो कमियां हैं उनको सुधारने के लिए आपने उस मंच से चीज़ों को रखा, तो ये क्या होता है, ये कहीं ना कहीं सौहार्द को बढ़ाने वाला क्या होता है, एक माध्यम होना चाहिए। तो कहने का मतलब कि जो प्रेषक है, प्रेषक इस तरीके से क्या करे, जो चीज़ें भेज रहा है, वो जो माध्यम बन रहा है, तो जो जिसका मूलाधार जो संदेशवाहक होता है, तो हम उसकी बात करें तो ऐसा होना चाहिए। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण संप्रेषण को प्रभावी बनाने में प्रेषक की महत्वपूर्ण क्या होती है, भूमिका होती है। अब यहाँ पर प्रेषक कौन हो सकता है, शिक्षण के अंतर्गत जो प्रेषक होगा वो कौन होगा, बता सकते हैं प्रिया जी, बताइए। शिक्षण संप्रेषण के को प्रभाव बताइए। टीचर किस रूप में, बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बच्चों को वो देता है ना, ज्ञान प्रदान करता है, तो मतलब वो भी तो एक सूचना है, मतलब सूचना प्रदान कर रहा है बच्चों को। अब यहाँ पर एक चीज कह रहा है कि शिक्षण संप्रेषण को प्रभावी बनाने में प्रेषक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसा क्यों कह रहा है? संप्रेषण की तो हमने कहा कि बच्चों के बीच किस प्रकार से कम्युनिकेशन होना चाहिए, किस प्रकार से संवाद होना चाहिए। क्या होता है शिक्षा के क्षेत्र में, एक कुशल शिक्षक तब कहलाया जाता है जिसमें संवाद की क्षमताएं विकसित होनी चाहिए। हम कुशल और अकुशल शिक्षकों की बात क्यों करते हैं? कुशल शिक्षक वो होता है जिसमें संवाद की महत्वपूर्ण गुण होते हैं, और अकुशल शिक्षक वो होता है जिसमें संवाद की जो गुण होते हैं, वो जो विशेषताएं वो निर्बल होता है, जिसमें संप्रेषण करने की उतनी प्रभावशीलता नहीं रहती है। एक प्रभावशाली शिक्षक कौन होगा? जो संप्रेषण को बेहतर बना सकता है, जो बच्चों के बीच अपने जो संवाद को बनाकर उनके ज्ञान को क्या कर सकता है, चौतरफा उसका विकास कर सकता है। या कहें उसका सर्वांगीण विकास कौन कर सकता है? एक शिक्षक करता है, जो प्रेषक की भूमिका में महत्वपूर्ण होता है। तो बेसिकली आपने ध्यान रख लिया कि आपने जो शिक्षक कहा तो बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि संप्रेषण किसे कहते हैं वो आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। जो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर संप्रेषण या इनकोडर कहते हैं, इनकोडर यहाँ पर देख पा रहे, इनकोडर। तो संप्रेषण को संप्रेषण स्रोत से जाना जाता है। संप्रेषक कौन होता है? जिसके पास जो चीजों को वो उच्चारित कर रहा है, जिन चीजों को वो रख रहा है, वो एक जो स्रोत होता है उसको स्रोत से जाना जाता है। इसमें संदेश किसी व्यक्ति या भी व्यक्तियों के समूह द्वारा प्रेषित किया जा सकता है, या इसे संदेश द्वारा एक दूसरे तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसे आप आज के डेट में देख रहे होगे, मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए मोबाइल में टाइप करी। कोई मान लीजिए मैंने कोई अच्छा सा एक संप्रेषण से रिलेटेड एक व्हाट्सएप में आपके लिए मैंने अच्छा सा प्रश्न टाइप करके आपके पास भेजा। आप क्या है, संप्रेषण है, आपको लगा कि यार ये अच्छा है, इससे ज्ञानवर्धक चीज है, इससे बहुत से लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं, तो आपने क्या करा, उसे ग्रुपों में फॉरवर्ड करा। आप जब आपने फॉरवर्ड किया उसको, तो उस समय आप क्या कहलाए गए बताओ? आपने अपनी क्या भूमिका निभाई वहां पर? प्रेषक की भूमिका है, संप्रेषक की भूमिका यहाँ पर अदा करी। तो ये क्या होती है, ये महत्वपूर्ण होती है। तो बेसिकली आप ये देख लीजिए, जो चीज आप प्रेषित कर रहे हैं ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या कहीं या समूह तक पहुंचाते हैं।
जैसे कि आज के डेट में आपने देखा होगा कि आईटी सेल, हमने सुना होगा आपने कि हम कहते हैं कि बीजेपी का आईटी सेल है, जो आईटी सेल इतना मजबूत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जो कार्य हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, तो कुछ भी अगर विदेश द्वारा होता है तो तुरंत वो वहाँ पर जो डंका बजा देते हैं, तो वो क्या करते हैं, सभी ग्रुपों में फॉरवर्ड करते हैं। तो जो आईटी सेल जो बना है वो संप्रेषक है, यह संप्रेषक के तौर पर वो कार्य करता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से समूह में वो क्या करता है, उस चीज को इतना ज्यादा विस्तारित कर देता है कि वो जन जन तक वो पहुंच जाता है। तो शिक्षक का भी दायित्व यही है कि शिक्षक ऐसा संप्रेषक होता है जो अपने ज्ञान से वो संपूर्ण विद्यार्थियों का जीवन को एक उच्च दिशा या कहें उच्च स्तर को प्राप्त करने में क्या करता है, कारगर सिद्ध होता है, या कहें अपनी बातों से वो क्या करता है, बहुत लोगों को लाभान्वित कर देता है। अब जैसे आपने देखा होगा, बहुत ढेर सारे समय आप देखते होगे यूट्यूब में मोटिवेशन वीडियोज देखते होगे। मोटिवेशन वीडियो जब देखते हो तो उसमें एक व्यक्ति द्वारा, जो प्रेषक है या जो संप्रेषक है, वो क्या करता है, वो आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बोलता है तो आपको लगता है वो बहुत बेहतर, वो कारगर है। मुझे लगता है कि मेरी बहन को भी मुझे सेंड करना चाहिए, मेरे छोटे भाई को भी सेंड करना, मेरे मित्र को भी सेंड करना चाहिए, कहीं ना कहीं उससे वो चीजें सीखे। तो क्या हुआ, एक व्यक्ति द्वारा समूह में भेजा गया, दूसरे व्यक्ति ने उनको अलग अलग फॉरवर्ड कर, तो ये क्या होता है, ये इनकोडर, जिसे हम संप्रेषक या इनकोडर कहा जाता है। यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मैसेज या संदेश की बात करते हैं। थोड़ा सा हम याला पहले इसको देंगे। ये कहता है कि मैसेज, इसमें संप्रेषण करता अपने विचार या भाव या अनुभव को किसी अन्य को प्रेषित करता है। क्या करता है, प्रेषित करता है, इसे संदेश कहते हैं। मान लीजिए ये जो, मान लो मैंने कुछ यहाँ पर ये लिखा है, जो चीजें आपके सामने लिखा, ये मान लो मेरा संदेश है आपके लिए, इसमें मेरे भाव हैं, ये मेरे जो विचार हैं, मैंने अपने विचारों के माध्यम से जो चीजें लिखी, जो अनुभव किया, उसको मैंने तमाम चीजें लिखी और इनको मैं क्या कर रहा हूँ, किसी अन्य को प्रेषित कर रहा हूँ। मैंने इसकी पीडीएफ, आपने कहा कि जैसे क्लास खत्म हुई तो सर ने, आपने कहा सर जो आपने जो आज पीडीएफ में जो पढ़ाया है सर, वो प्लीज वो क्या पीडीएफ मुझे शेयर कर सकते हैं। क्यों क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि इस पीडीएफ ने कहीं ना कहीं आपके विचारों को प्रभावित करा, आपके भावों को प्रभावित करा, कहीं ना कहीं आपने इससे अनुभव कहीं ना कहीं ग्रहण किया, कहीं आपको लगा कि ये उचित है। तो ये क्या हुआ, एक प्रेषक के रूप में हमने क्या करा, जब प्रेषक जो होता है संदेश को किस प्रकार से वो भेज रहा है, हमने अपने विचारों को भेजा है, तो हम इसे ही संदेश कहते हैं। संदेश किसी सिग्नल जैसे पोस्टर द्वारा या कंप्लेंट द्वारा या फिर सूचना पैड द्वारा या प्रेषित किया जा सकता है, या मुख्य संदेश में लिखित भाषा या मौखिक अभिव्यक्ति का प्रयोग होता है। देखिए आपने देखा होगा, जिसका माइक बंद कर दीजिए, खुला है तो देखिए, आपने बहुत दफे देखा होगा कि केंद्र सरकार द्वारा कुछ ऐसी योजनाएं क्रियान्वित की जाती है, उत्तराखंड सरकार द्वारा कुछ ऐसी युवाओं के लिए कुछ ऐसी स्कीम लॉन्च की जाती है, जिसको सरकार चाहती है कि ये सभी बच्चों तक, ये सभी जनमानस तक पहुंचे। तो वो क्या कहते हैं, बड़े बड़े कटआउट लगा देती है और कहते हैं कि जो न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूज़पेपरों के अंदर भी क्या आ जाते हैं, उसके कॉम्प्लेट आ जाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लग जाते हैं, कॉम्प्लेट बांट देते हैं, या कहीं भी सूचना जो पैकेज होते हैं तो उसके माध्यम से भी आ जाते हैं। तो बेसिकली हम कहें जो संदेश को, अगर हम वर्तमान समय की परिदृष्टि या उसको देखें, तो हमारे सामने आज संदेश को प्रेषित करने के बहुत ढेर सारे ऐसे माध्यम हैं। हम जब माध्यमों की बात करें, कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं अपूर्वा जी? हमारे ऐसे कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं जो हम संप्रेषण को अधिक ज्यादा प्रभावशाली या अधिक लोगों के बीच हम उसे प्रेषित कर सकते हैं, बताइए। टेलीविजन हो गया और इंटरनेट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। और चलिए जिसे और क्या, चलिए जिसे आता है वो बताइए वगैरह। और बताएंगे। नवीन जी आप बताओ। और सोशल मीडिया हो गया, सबसे बड़ा तो सोशल मीडिया हो गया। सोशल मीडिया से हम पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और मैम ने जैसा बताया, इंटरनेट तो है, इंटरनेट से हम सबसे ज्यादा पहुंचा सकते हैं। और बाकी हम जैसे अखबार के माध्यम से या किसी और जो चीजें कम्युनिकेशन की चीजें हैं, उनके माध्यम से हम पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सही। तो आज आपने जैसे कहा कि संप्रेषण का, अगर हम कहें 21वीं सदी की अगर बात करें, तो आज हमारे सामने इतने ज्यादा माध्यम हैं
प्रेषित करने के मैसेज को, तो बहुत ढेर सारे ऐसे माध्यम है, जैसे आपने बता दिया, हमने यहाँ पर अभी बोला है कि पोस्टर के माध्यम से, कॉम्पलेट के माध्यम से, आपने कहा समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और हम फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, या कहीं पे फेसबुक के माध्यम से, या आपके ईमेल के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से, तो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हमारे सामने आज अनगिनत ऐसे संदेश प्रेषित करने के ऐसे साधन हैं कि हम अलग अलग तरीके से हम उनको भेज सकते हैं। हम कहते हैं कि लिखित संदेश के रूप में, लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, इनका हम प्रयोग करते हैं किसमें, संदेश में। तो अब यहाँ पर आप देख पाओगे, हम थोड़ा सा इसको थोड़ा और ध्यान से देखेंगे नोट्स के आधार पर, कि जब मैं कहता हूँ कि संदेश की बात करता हूँ, संप्रेषण की अगर मैसेज की बात करता हूँ, संदेश से आश्रय पाठ्य पुस्तक से, अब हम क्या जा रहे हैं, बेसिकली अगर हम देखें तो हम एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि संदेश से आश्रय है कि पाठ्य पुस्तक से, पाठ्य पुस्तक से है, जो ग्राही को जो कुछ भी सिखाना चाहता है वो इस कार्य हेतु अपना जो अनुभव या ज्ञान या शिक्षण के माध्यम से प्रेषित कर सकता है। हम किससे करते हैं, अगर बेसिकली अभी हमने तो जो संप्रेषण या मैसेज की जो बारे में हम बात करें, ओवरऑल हमने उस चीज़ को बात करी। जब हम शिक्षण के क्षेत्र में बात करते हैं तो संदेश को हम किस शिक्षा के क्षेत्र में, क्या है हमारे पाठ्यक्रम होता है या पाठ्य वस्तु होता है, पाठ्य वस्तु के माध्यम से हम क्या करते हैं, संदेश को भेजते हैं। अब जो प्रेषक है वो ग्राही, जो व्यक्ति, जो टीचर है, ग्राही के तौर पर कौन होगा, छात्र होगा, होगा नहीं होगा, उसको ग्रहण कौन करेगा, छात्र करेगा। छात्र करेगा जो कुछ भी सीखना चाहता है, जो बच्चा सीखना चाहता है, जो ग्राही कुछ अपने जीवन में करना चाहता है। मान लीजिए अभी यहाँ पर बहुत ढेर सारे बच्चे जुड़ते हैं, कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो भाग जाते हैं, बहुत अनुमान हमने क्लास में देखा है कि ऐसे बच्चों में क्षमता नहीं होती है कि इस क्लास में जुड़े, फिर वो कुछ प्रति उत्तर आंसर दे। कुछ जो बिल्ले बच्चे होते हैं वही यहाँ पर जुड़े रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि हमने कुछ चीज़ें, हमने प्रेषक द्वारा हमने क्या करा, मैंने कुछ चीज़ें प्रेषित करी आपको, और जो बच्चा सीखना चाहता है वो रुका रहता है, वो अंततः क्लास में बना रहता है। और जो सीखना चाहता है इस कार्य हेतु वो क्या करता है, जो प्रेषक होता है वो अपने अनुभव, जो अपना ज्ञान है, जो उसका जो शिक्षण का जो एक्सपीरियंस है, जो कहें उसका जो अनुभव है, उस अनुभव के माध्यम से वो जो ग्राही को क्या करता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान बना देता है, या कहें उसके जो बौद्धिक स्तर को कहीं ना कहीं पुश करने का कार्य करता है। उसको जो चीज़ें हम पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड जो चीज़ें हम उसे पढ़ाना चाह रहे हैं वो भली भांति उस चीज़ को समझ सके, उस चीज़ का प्रत्युत्तर दे सकते हैं। उसे संदेश कहते हैं। हम क्या कहते हैं, जो चीज़ें हमने करी उसे हम क्या कहेंगे, संदेश कहेंगे। याद रखना, किससे संदेश किसने दिया, जो संदेश किसके मध्य हुआ, प्रेषक और ग्राही के मध्य हुआ ना। इन दोनों के, जो प्रेषक है और ग्राही के मध्य क्या हुआ, संदेश का आदान प्रदान हुआ, हुआ नहीं हुआ, बताइए। अब यहाँ पे देखिए, यदि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी दी जाती है और दूसरा व्यक्ति समझ लेता है तो यह संप्रेषण कहलाता है। देखिए, इसमें स्पष्ट तौर पर कहा है कि मान लीजिए अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपको लगता है मेरे द्वारा जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो मैंने जो सूचनाएं दी हैं, उसकी जानकारी से आप अगर उसे समझ गए, आने वाले समय में जब आपका पेपर होता है, अगर आप उसमें बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो इसको मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ कि वो प्रेषण ही कहलाएगा कि आपने जो चीज़ें समझी, अच्छी तरह से समझे, उसे बूझे, और जब व्यक्ति समझ लेता है किसी चीज़ को, वो अपने जीवन में धारण कर लेता है पूरी तरीके से, तो वो ही संप्रेषण कह रहा है, क्योंकि उसका बौद्धिक विकास क्या होता है, प्रबल हो जाता है। तो यही जो हम कह रहे हैं कि जो सर्कल टू सर्कल जो चल रहा है वो बेसिकली क्या है, कम्युनिकेशन के माध्यम से चल रहा है। हम कुछ भी करें, कम्युनिकेशन ही हो रहा है हम लोगों के बीच। अगर हम आपस में अभी जुड़े हुए हैं तो हम संचार माध्यम के द्वारा हम आपस में जुड़े हैं। हम अभी प्रत्यक्ष तौर पे जुड़े हैं, अप्रत्यक्ष तौर पे जुड़े हैं, बताओ अभी हम किस सर प्रत्यक्ष। अगर हम आपने कहा प्रत्यक्ष, मैं कह रहा हूं कि अप्रत्यक्ष तौर पे कब होता है, बताइए। सर जब
बातें नहीं हो पाती वो बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष रूप अब मान लीजिए मैंने ये वीडियो बनाकर यूट्यूब में डाल दी, आपको मैंने वो इसका लिंक शेयर करा, यहाँ पर एक चीज हो रहा है, बस शिशिर पे एक व्यक्ति विशेष द्वारा ही चीजों को संपादित किया जा रहा है। यहाँ पर जो ग्राही है वो तो ग्रहण कर रहा है, मगर जो दोनों के बीच जो वार्तालाप होनी चाहिए, हम क्या कहते हैं, दो व्यक्तियों के बीच क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। कुछ आपने बोला, कुछ मैंने बोला, कुछ आपने जानकारी दी, कुछ मैंने जानकारी दी, तो हम उस चीज को एक दूसरा व्यक्ति क्या होता है उसको समझ लेता है, तो यही संप्रेषण कहलाया जाता है। अलग अलग माध्यम होता है। तो अभी हम क्या है, प्रत्यक्ष तौर पर हम जब, मैं प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ा नहीं हूं, अप्रत्यक्ष तौर पे, ठीक है। अब हम कहते हैं कि माध्यम के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे में कि ये क्या होता है, संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण माध्यम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर संप्रेषण अपने विचारों, भावों या अनुभवों को दूसरे व्यक्ति को पहुंचाने में जिन माध्यमों का सहारा लेते हैं उसे संप्रेषण कहलाया जाता है। ये माध्यम शाब्दिक हो सकता है, अशाब्दिक हो सकता है, टेलीग्राम हो सकता है, समाचार पत्र हो चाहे मैगजीन हो सकता है, ये अलग अलग माध्यम हो सकते हैं। तो माध्यम बेसिकली, हम जब माध्यम की बात कर रहे हैं तो माध्यम कुछ भी हो सकता है। अगर मैं कह रहा हूं आपसे, दो पल के लिए मैं एक क्वेश्चन आपके सामने पुटअप कर रहा हूं, उसका आंसर दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि आपके घर को जाने के रास्ते में एक नदी आ गई है। अब आपने उस नदी को पार करना है, आप किस तरीके से उसे पार करोगे, क्या क्या वो करोगे, बताइए। उसमें क्या माध्यम हो सकता है, बता सकते हैं? सर उस नदी को पार करने के लिए पुल हो सकता है, नाव का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल सही, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। जो मैं उत्तर समझना चाह रहा था, इन्होंने वही कहा कि अगर नदी है बीच में, तो या तो फिर आप पुल के माध्यम से जाइए, या इन्होंने नाव के माध्यम से कहा, या फिर आपने देखा होगा कि नदी के बीच में एक वो बर्दी रहती है, एक डोर जैसी हो, जिसमें सामान से इधर से उधर पहुंचाते हैं लोग, उसमें चढ़ कर जाते हैं, लटक के जाते हैं, रोपवे कहते हैं, रोपवे के माध्यम से जा सकते हो, या फिर कहें तैर के जा सकते हो। तो हम किसी न किसी माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं ना, हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए किसी न किसी माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आप लोग अभी अध्ययन कर रहे हो, बहुत से लोग क्या करेंगे, अभी जैसे अध्ययन करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई क्या करता है, लाइब्रेरी की तरफ भागता है, कोई कोचिंग सेंटर की तरफ भागता है, कोई अलग अलग माध्यमों की तरफ भागता है, कोई यूट्यूब के माध्यम से भागता है, कोई ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम की बात। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारे माध्यम हैं। हमने कहा कि माध्यम शाब्दिक भी हो सकता है, अशाब्दिक भी हो सकता है ना, या फिर टेलीग्राम, समाचार पत्र या मैगजीन के माध्यम से हो सकता है। बेसिकली हमने माध्यम के बारे में। अब हम इधर चलते हैं, माध्यम की बात करते हैं। तो यहां पर देखिए माध्यम क्या हो सकता है। माध्यम प्रेषक और जो प्राप्तकर्ता के बीच का मेल कराता है, ठीक है। जो प्रेषक होता है, जो ग्राही होता है, उसके बीच क्या होता है, मेल कराता है। ये क्या होता है, दोनों के मध्यस्थता का कार्य करता है। मध्यस्थता कि हम एक समन्वय स्थापित करने की बात करते हैं कि दोनों के बीच संतुलन बना रहे। एक मध्यस्थ, हम कहते हैं कि बहुत से लोग होते हैं, जब किसी दो पक्षों के मध्य जब बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ जाता है, तो उसके बीच हम क्या करते हैं, जैसे जिलाधिकारी है या फिर एसपी है, वो गांव के लोगों के बीच जाता है। ये जो छात्र उग्र हो जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा देहरादून में अभी छात्र बहुत ज़्यादा उग्र हो गए थे, उनके बीच एक मध्यता कराने के लिए शासन के कुछ लोग गए होंगे, विज्ञापन सौंपा। तो दोनों के बीच क्या हुआ, माध्यम कौन बना, या तो वो कुछ जो मुख्य शिक्षा, जो हम कहें जो हमारे मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर का जो पीए होगा, या तो वो आएगा, या छात्रों के मध्य क्या हुआ, मध्यस्थता, बीच का रास्ता निकालने की बात करें, जो बीच की चीजें हो, जो स्थिरता बनी रही, उसकी बात करें। तो वर्तमान समय में देखें तो अनेक ऐसे संप्रेषण या माध्यम प्रचलित हैं। देखिए समाज में अगर हमने कहा कि 21वीं शताब्दी की हम बात करें बच्चों, 21वीं शताब्दी के मध्य में हमारे बीच ऐसे बहुत ढेर सारे ऐसे माध्यम हैं संप्रेषण करने के, बहुत ढेर सारे ऐसे गैजेट उपलब्ध है हमारे सामने। जैसे हम रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। रेडियो के माध्यम से जब
किसी चीज को हम प्रेषित करते हैं तो ये शाब्दिक होता है या अशाब्दिक होता है? सर और शाब्दिक कौन सा होगा? अरे जल्दी बताओ। सर शाब्दिक होगी, जिसमें शब्दों का प्रयोग हो वो शाब्दिक होगा। एक चीज बोल रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। देखिए, आप कोई बच्चे हो नहीं और आप प्रवक्ता संवर्ग की तैयारी कर रहे हैं, एक बड़े मार्मिक विषय की, एक ऐसा पद की आप तरफ जा रहे हैं जो राजपत्रित अधिकारी के समतुल्य है, और एक ऐसे पद में आप चयनित होगे जहां पर आपको लाख के आसपास, क्या होगा, 1 लाख के आसपास आपको पेमेंट मिलेगी। अगर आप इतने बड़े पद के लिए अगर आप वो कर रहे हो तो आप बच्चों की तरह हरकतें ना करें। जब कोई चीज पूछी जाती है उसको देर मत करिए, तत्काल बताइए। वाद विवाद जिस प्रकार से होता है तत्काल बताइए, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपने स्पष्ट तौर पे कहा कि हाँ, जो चीजें लिखित होती हैं जिसमें जो शब्द होंगे, हमने कहा कि यहाँ पर रेडियो क्या होता है, अशाब्दिक ऐसा माध्यम बनता है, टेलीविजन अशाब्दिक माध्यम बनेगा। और देखिए, आपके घर में न्यूज़पेपर आ रहा है, वो शाब्दिक माध्यम है, शब्द का उच्चारण हो रहा है उसमें। ये बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं जिसमें शब्दों का उल्लेख किया गया है, जहां पर शब्द उकेरे गए होंगे, प्रोजेक्टर के माध्यम से हो सकता है। और आज हम कह रहे हैं अलग अलग गैजेट है, मोबाइल के माध्यम से। और बेसिकली टेलीफोन, वीसीआर जो पहले से होता है, वीसीआर, सीडी प्लेयर होता है। तो ये क्या बनते हैं हमारे, ये माध्यम बनते हैं मीडिया की, जिसे हम कहते हैं मीडिया। अलग अलग तरीके से ये होता है कि हम किसी को ये चीजें प्राप्त करने के लिए। अब ग्राही की बात करते हैं। देखिए, हम ग्राही की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अगर ये समझ गए तो ये सोच लो कि यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन आप कभी भी गिव अप नहीं करोगे। ग्राही कौन होगा? रिसीवर की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने कहा, आपने अपने घर में टेलीफोन करा, लैंडलाइन वाले में फोन करा, आपने बेल गई, या आपके घर में कोई भी मोबाइल हो, आपने फोन करा, आप क्या हो, प्रेषक करता हो। यहाँ से आपने क्या करा, किसी चीज को प्रेषित करो, आप फोन मिला रहे हो। फोन आपकी मम्मी ने या आपकी बहन ने या आपके पापा ने या आपके भाई ने उठाया, या इनमें से कुछ ही एक व्यक्ति ने अगर फोन उठाया, वो क्या कहलाया? प्राप्तकर्ता। ग्राही कहलाया, ग्राही। रिसीवर कहलाया। संप्रेषण अपने भाव व विचारों को जिस व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है, याद रखिएगा, कहता है कि संप्रेषक अपने विचारों को या भावों को जिस व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है, उस व्यक्ति को उन विचारों या अनुभवों को ग्रहण कराता है, उसे संदेश प्राप्त करता है, रिसीवर कहते हैं। संदेश हम क्या कर सकते हैं? संदेश की क्या हो सकता है? अलग अलग माध्यमों से। तो हमने मेल कर सकता हूं, मैं आपको वॉइस मेल कर सकता हूं, या आपको मैं व्हाट्सएप में टैग कर सकता हूं, आपको एक पत्र लिख सकता हूं, एक न्यूज़पेपर में इश्तिहार दे सकता हूं। तो ये क्या होगा, ये जब मैंने दिया, जब आप देखोगे, जब उसे पढ़ोगे, आपकी तक पहुंचेगा, तो आप क्या होगे, वो रिसीवर कहलाओगे। यहां पर आप देख पा रहे होगे, यहां पर मैसेज की बात कर रहे हैं, तो मैसेज किस प्रकार से कन्वे हो रहा है, तो आप देख पा रहे होगे। तो मैसेज चैनल के माध्यम से हुआ। देखिए, एक मैसेज हमने भेजे सिक्योर, ये चैनल हुआ, जो मैसेज हुआ ये रिसीवर। तो हम किसी न किसी माध्यम से हम भेज रहे हैं, किसी मैसेज को भेज रहे हैं, किसी एक चैनल के माध्यम से भेज रहे हैं। तो वो जो रिसीवर है, जो इनकोडर है, वो क्या करता है, उस चीज़ को रिसीव कर रहा है। जो हम कहते हैं फीडबैक भी वो हमारे सामने आ जाता है फिर। तो इस तरीके से ये तमाम चीज़ें आती हैं। तो अब हम यहाँ पर अपने उसमें आएंगे ग्राही के रूप में, क्या अचीवर के रूप में अगर हम बात करें, तो ग्राही अर्थात जो ग्रहण करने वाला व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रहण करने वाला व्यक्ति, अगर हम यहाँ पर, अब हम इसमें किस में तरीके से ले जा रहे हैं, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हम यहाँ पर शिक्षण की बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पर कहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में ग्राही कौन होगा, ग्राही कौन होगा शिक्षा के क्षेत्र में, बताइए। छात्र कह रहे हो, छात्र, बिल्कुल ठीक है। ये ग्राही अर्थात ग्रहण करने वाला। ग्रहण किससे कर रहा है वो, शिक्षक क्या कहलाएगा यहाँ पर? प्रेषक का कहा जाए। अब माध्यम क्या बनता है इनके बीच?
पाठ्य पुस्तक है, सर पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम। बनता है, बिल्कुल सही कहा। तो ग्राही अर्थात ग्रहण करने वाला व्यक्ति, प्राप्त करने वाला संप्रेषक के द्वारा दिए जाने वाला, जो चीज को प्रेषित कर रहा है, जो प्रेषक है, प्रेषक द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान को ग्रहण करने वाला जो बालक है, उसे हम क्या कहेंगे? ग्राही कहेंगे। अभी मान लो 2 पल के लिए कि मैं क्या हूं? संप्रेषक या प्रेषक हूं, और ग्राही करने वाले आप तमाम बच्चे हो। तो ग्राही मैंने क्या करा? जो प्रेषक द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान को जो क्या करता है? ग्राही जिस चीज को ग्रहण कर रहा है। अब यहां पर देखिए, संप्रेषण के 3 प्रमुख घटक होते हैं। हमने कहा ना कि संप्रेषण के क्या होते हैं, कितने घटक होते हैं पूछा जाएगा, तो ये आपके घटक याद रख लीजिए। संप्रेषण, संदेश और ग्राही। इसको अगर हम देखें एजुकेशन की भाषा में, तो इसे हम क्या कहेंगे? बताइए। तत्काल आंसर दीजिए। सर 3 मतलब शिक्षण के 3 वो प्रमुख घटक होते हैं, शिक्षक, पाठ्यक्रम और छात्र। होगा? बिल्कुल ठीक। हमने कहा संप्रेषण, संदेश और ग्राही, आपने बता दिया। हम कहेंगे टीचर हो गया, पाठ्य पुस्तकें हो गया, छात्र हो गया। तो यही 3 चीज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखती नहीं रखती। अगर हम इसमें से एक संप्रेषण को हटा दें, क्या फिर जो आपका कम्युनिकेशन है ये पूरी तरीके से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं सर, किसी भी एक चीज हटाने से संप्रेषण complete अगर मैं नहीं कहूं होगा। मैं इसमें से ग्राही को हटा दूं, संप्रेषण और माध्यम आपके पास रखूं, तब तभी भी कंप्लीट नहीं होगा ना, क्योंकि जब तक सूचना दूसरे तक पहुंचेगी नहीं तो वो संप्रेषण नहीं तो कर इससे आप क्या सकते। समझे कि इसे मुझे जहां तक लगता है कि आपको ये समझ में आया कि ये एजुकेशन से संबंधित 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ये कहें शिक्षा के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ कौन से हैं? कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि शिक्षक, पाठ्यक्रम, छात्र। या हम भी संप्रेषण के माध्यम की बात करें तो संप्रेषण के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से होंगे? संप्रेषक होगा, संदेशक होगा और ग्राही होगा। अब ग्राही को अन्य नाम, ये जो प्राक होगा या प्राप्त करता होगा या ग्रहण करता होगा या विषयी होगा इत्यादि। ठीक है। अब मान लो 2 पल के लिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, कुछ पूछा जाता है निम्नलिखित में से अचीवर किसको कहा जाता है? निम्न में से ये लेके चलिए, निम्नलिखित में से कौन प्राप्त करता है? ये आता है। अगर आपको पता होगा कि वहां पर 4 नाम दिए होंगे, जैसे प्राक होगा या ये ग्रहण करता होगा या विषयी होगा, तो ये होगा जिसे हम अचीवर कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से एक चीज दिया होगा, तो आपको जब आपने ये शानदार तरीके से पढ़ा होगा तो आप तत्काल उसको सही तरीके से टिक मार के आओगे, तो ये आपका स्पष्ट तौर पे पता होना चाहिए। अब हम कहते हैं कि फीडबैक की बात करते हैं, प्रतिपुष्टि की बात करते हैं। ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैसेज का हम बात करें तो यहां पर से मैसेज कन्वे हुआ, मैसेज भेजा चैनल के माध्यम से, रिसीवर हुआ, फिर रिसीवर क्या मैसेज, और फिर वो चैनल, फिर जाके मैसेज। ये क्या यहाँ पर फीडबैक दे रहा है। अब हम आते हैं फीडबैक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये कहता है कि संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश प्राप्त करने के पश्चात संदेश देने वाले के पास प्रेषित करता है। समझ में आ रहा है? ये समझिए इस चीज को, ये वाला जो चार्ट है इसे समझ पा रहे हो क्या कह रहा है? ये कह रहा है, देखियो क्या कह रहा है, देखिए संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो रिसीवर है, प्राप्त करने के पश्चात संदेश देने वाले के पास प्रेषित करता है। जो संदेश, जो मैसेज दे रहा है उसके पास वो क्या कर रहा है? प्रेषित कर रहा है। जैसे संदेश की प्राप्ति की सूचना, जैसे आपने मुझे मैसेज किया, मान लीजिए मैंने आपको मैसेज करा ग्रुप में, माध्यम ग्रुप बना, आपके पास पहुंचा, आपने कहा ओके सर,
तो अब जब आपने मुझे ओके सर कहा तो आपने भी तो मुझे क्या प्रेषित किया, कराना प्रेषित किया, नहीं किया? क्या प्रेषित किया कि आपने या मुझे थंब दिखाया, या फिर आपने मुझे थैंक यू सर लिखा, या फिर आपने ओके सर का लिखा। तो यह हुआ, जो ग्राही है, ग्राही क्या करता है, जो संदेश प्राप्ति की सूचना संदेश पढ़कर अपना मत प्रस्तुत करता है इत्यादि, ये पृष्ठ पोषण कहलाता है, या देखिएगा जिसे हम फीडबैक के रूप में कहलाता है। तो ये समझिए होंगे। अब यहाँ पर देखिए, संप्रेषण की प्रतिक्रिया में प्राक, जिसे हम ग्राही के रूप में कहते हैं, को समय समय पर प्रतिपुष्टि या फीडबैक देना आवश्यक होता है। देखिए, आप लोगों के पास हमेशा कभी, जैसे आप लोग किसी मॉल में शॉपिंग करने जाते होंगे, जब मॉल में शॉपिंग करके जब आप आते होंगे, कभी कभी आपके पास जो बड़े बड़े शोरूम होते हैं, निविया जैसे, प्यूमा जैसे बड़े शोरूम में से अगर आपने शॉपिंग करी तो आपको फ़ोन आता है कि सर आपको हमारी सेवा कैसे लगी, आप हमें उसका फीडबैक दीजिए। आप जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हो, जैसे मैं कहूँ ताज होटल में, जैसे आप मैं कहूँ मोती महल हो गया, जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बैठते, तो वहाँ पर क्या होता है, जो ग्राही आप हो, आपने ग्रहण करा है, वो क्या प्रेषक वाले क्या करे, जो वेटर है, वो जो जिसको आपने जिस चीज़ को आपने उसने आपको जो सर्व करा, लास्ट में जो चीज़ है वो आपको बिल सर्व करता है, तो आपसे कहता है कि सर प्लीज़ आप अपना फीडबैक इसमें लिख दीजिए, आपको कैसे लगी हमारी सर्विस, हाँ, क्या आपको सही लगा यहाँ का स्टाफ का बर्ताव, या जो भी XYZ, उसमें बहुत ढेर सारी चीज़ देखिए, आपको टिक लगाना है, उसमें फीडबैक देना है कि उसकी रैंकिंग उससे क्या हो डिसाइड होती है। तो इसी से क्या होता है, तो कहता है कि समय समय पर जो प्रतिपुष्टि देना आवश्यक होता है। अब इसमें इस तरीके से समझिए कि जब शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम के मध्य फीडबैक कैसे देंगे, हम बता सकते हैं? बताओ सर हाँ जी, सर जैसे टेस्ट वगैरह होते हैं, बिल्कुल सही कहा। उससे फीडबैक होता है। आपने जो प्रेषक है, जो माध्यम है और ग्राही है, तो आप कह रहे कि प्रतिपुष्टि कब होगी, जब आपने उसके मासिक टेस्ट लिए, जब उसके आप टेस्ट ले रहे हो, टेस्ट में कैसा स्कोर कर रहा है, तो फीडबैक दे रहा है ना वो, कि कितना आपने पढ़ाया, कितना उसने अचीव करा, जो रिसीवर है वो कितना वो उसको आया, जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। अब जिसे वह संदेश के लिए प्रति जागरूक कर रहता है। अब आपने कहा कि यार कल टेस्ट है, वो बंदा पहले से ही जागरूक है, या पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है कि यार सर ये वाला क्वेश्चन तो नहीं दे देंगे। तो प्रतिपुष्टि से जो ग्राही में नए जोश का संचार होता है। आप टेस्ट ले रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं एक एनर्जी इनपुट होती है। वो कहता है कि वाह, कि मेरे पढ़ाए वाला जो क्वेश्चन है, जो मैंने पढ़ा था कल, वही आ गया, तो उसमें एक संचार, एक बड़ा नया जोश आ जाता है। और वो क्या करे, प्राप्त संदेश को वह करके देखने के लिए उसकी व्यवहारिकता की ओर प्रेषित करता है, कि जितना भी है उसकी जो मुखमंडल में जो खुशी है, जो भी कुछ XYZ उसने जो जिस तरीके से किया, उसके व्यवहार से पता चल जाता है। तो बेसिकली हम इसमें एजुकेशन से रिलेटेड आपको मैं बता रहा हूँ, तो वो क्या करता है, उसकी ओर वो प्रेषित करता है, और उसकी ज्ञानात्मकता, भावात्मकता, विचारधाराएं, क्रियात्मकता की ओर कहीं ना कहीं अग्रसर होती है। अब अग्रसर होती है, किस प्रकार से अग्रसर होती है, हमने यहाँ पर चर्चा कर दी है, तो ये आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से चीजें हो रही हैं। समझ में आ रहा है? ये मुझे लगता है, आई थिंक यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, कुछ चीजें आपको मैं बता देता हूँ कि संप्रेषण प्रतिक्रिया के तत्वों की अगर हम बात करें, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, हम किस प्रकार से बात करते हैं इसकी। तो संप्रेषण क्रिया के अगर प्रमुख तत्वों की बात करते हैं तो 9 तत्व होते हैं, यहाँ देखिएगा। और मैंने कहा था कि संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, अभी तक हमने कितने संप्रेषण कितने प्रकार के पढ़े, बताओ? सर 2। हमने कितने प्रकार के अभी संप्रेषण पढ़े, चलिए बोलिए। संप्रेषण तो 3 प्रकार का होता है। मैं कह रहा हूं, यहाँ देखिए, अभी ये देखते चलिएगा, संप्रेषण 3 प्रकार का तो होता है, वो ठीक है। हमने कहा कि अभी यहाँ पे कितने प्रकार का हमने करा, देखिए यहाँ पर हमने कहा, जैसे
हम कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक होता है, पाठ्यक्रम होता है, शिक्षार्थी, ये तीन धुरी होती है, तो मैं मान गया। अब देखिए हम जहाँ पर संप्रेषण की बात कर रहे हैं, संप्रेषण कितने 5 प्रकार का यहाँ पर हुआ, देखो 1 2 3 4 5 हुआ। अब यहाँ पर देखिए पहला था संप्रेषक, प्रेषक, फिर संदेश भी था, फिर आपका माध्यम था, फिर ग्राही था, पांचवा प्रतिपुष्टि, फीडबैक। 5 है। संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? संप्रेषण 5 प्रकार का होता है। जी सर। अभी कहते हैं संप्रेषण के घटक के बारे में बात करी थी जो आप बता रहे हो हमको। मैडम ध्यान कहाँ है आपका? संप्रेषण के घटक होते हैं, जो घटक होंगे वो 3 होंगे। संप्रेषण के प्रकार होंगे 5 होंगे। यहां पर ही धोखा खाओगी। अब हम कह रहे हैं कि संप्रेषण के तत्व कितने होंगे? अरे तत्व कितने होंगे गीता जी? सर 9। और घटक? 3 प्रकार? 3। प्रकार 5 और शिक्षा के मूल स्तंभ कितने होते हैं? कौन कौन से? 3 शिक्षक, चलिए ठीक है। छात्र, पाठ्यक्रम। अब यहाँ पर देखिए कि हम कह रहे हैं कि ये माइक बंद करिए। यहाँ पर देखिए, जिसका माइक खुला है बंद करो। यहाँ पर संप्रेषण के प्रमुख क्या होते हैं? 9 घटक होते हैं। यहाँ पर देखिए संप्रेषण के संदर्भ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। भौतिक संदर्भ में, सामाजिक संदर्भ में, मनोवैज्ञानिक संदर्भ में और समय संदर्भ में। क्वेश्चन क्या बनता है कि संप्रेषण संदर्भ को कितने भागों में विभाजित किया गया है? यहाँ पर आपको बताना कि इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। लिख लीजिए कहीं पर संप्रेषण संदर्भ को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो वो आपके 4 भागों में विभाजित किया गया। भौतिक संदर्भ में जैसे कि हमने कहा कि स्कूल हो गया, शिक्षण कक्ष की बात करेंगे। तो सामाजिक संदर्भ में जैसे कक्षा, विद्यालय का वातावरण। मनोवैज्ञानिक संदर्भ में कहें जैसे औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की हम बात करते हैं। तो समय संदर्भ में जैसे यथार्थ दिन का समय या समय की अवधि निश्चित होती है। तो ये लेके चले कि संप्रेषण का अगर हम कहें तो यहाँ पर कम्युनिकेशन का अगर हम कहें जो संदर्भ है, जो तो यहाँ पर कितना 4 प्रकार के हुआ। संदेश का स्रोत होता है। दूसरा संदेश, ये देखिए पहले तो हमने आपको विभाजित कर दिया कि पहले 9 प्रकार के में हमें संप्रेषण का संदर्भ होता है, फिर संदेश का स्रोत होता है, सोर्स किस प्रकार से होता है, फिर हमने कहा कि संदेश होता है, फिर आपका क्या होता है माध्यम, फिर आपका संकेत या प्रतीक के तौर पर कहा जाता है, फिर इनकोडिंग होते हैं, डिकोडिंग होते हैं, पृष्ठ होते हैं और संदेश प्राप्त जिसे हम रिसीवर कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपकी क्या होती हैं? 9 माध्यम आपके सामने मैंने ये रख दिए हैं। 9 माध्यम समझ में आ गए हैं? बताइए। सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, एक बार और बता देते सर। ये प्रकार, घटक, तत्व, इनमें थोड़ा क्या गड़बड़ घटक? हो रहा है सर। समझ तो गए पर हाँ बताओ। पर जैसे कह रहे हैं ना सर, संप्रेषण 5 प्रकार का होता है, थोड़ा इनको लिखना भी था। घटक, तत्व देखिए, कौन से हैं? संप्रेषण प्रतिक्रिया के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो संप्रेषण के क्या 9 घटक होते हैं। जो संप्रेषण, जो कम्युनिकेशन की जब मैं बात करता हूँ उसके संदर्भ में मैं आपकी बात करता हूँ तो ये 4 प्रकार से इसको हम विभाजित करते हैं। भौतिक रूप में, सामाजिक रूप में, मनोवैज्ञानिक और समय संदर्भ में। तो ये घटक होते हैं सर, इसी तो में confuse ये हो रहा है। अलग है, ये एक टॉपिक है पूरा, ठीक है, ये इसका भाग है। अगर हम देखें तो पहला यहां पर स्पष्ट तौर पे 1 2 3 अलग अलग दे के ना दिए, समझ में आ गया? मुझे कंफ्यूज हो रहा है सर, देखिए पता नहीं इसको क्यों आ इस प्रकार से समझिएगा। संप्रेषण के हमने कहा कि जो प्रतिक्रिया के 9 तत्व होते हैं। 9 तत्व पहले याद रखो, पहले 9 तत्वों को देखिए। संप्रेषण
संदर्भ होता है पहला, दूसरा होता है संदेश स्रोत होता है, फिर होता है तीसरा आपके संदेश होता है, एक सोर्स होता है। संदेश का सोर्स कि आप कहाँ से उठा रहे हो। मान लो संदेश का स्रोत है, अब मैं कह रहा हूं कि मेरा स्रोत है, तो मैं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी की किताब से उठा रहा हूं मैंने उस संदेश को भेजा, ठीक है। ये संदेश का स्रोत क्या होता है, संदेश जिसे हम भेज रहे हैं। माध्यम होता है, संकेत होता है, ये प्रतीक जो सिंबल होता है, या भी डिकोडिंग होता है, एंडिंग होता है, डिकोडिंग होता है, या पृष्ठपोषक होता है। संदेश विषय न संदेश ग्राही जो रिसीवर होता है, हमने इसकी बात, ये तो होते हैं 9। अब 9 का जो पहला वाला खंड है संप्रेषण संदर्भ में, हम इसको विभाजित कर देते हैं। इसको विभाजित 4 भागों में कर देते हैं। 4 भागों में जो विभाजित किया, भौतिक संदर्भ में, सामाजिक संदर्भ में, मनोवैज्ञानिक संदर्भ में, समय संदर्भ में, तो हमने इनको 4 भागों में विभाजित कर दिया। ये समझ में आ गया? जी आ गया, इस समय आ गया सर। चलिए कोई नहीं। अब यहाँ पर देखिए संप्रेषण के प्रकार के बारे में बात कर रहा हूँ। अब इसको यहाँ से देखिएगा, ये बना लीजिए, आप लोग भी इसको बनाते हुए चलिएगा। खाली यहाँ पर देख रहे हो, सुन रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। आपके पास हाथ में कॉपी पेन अवश्य होनी चाहिए इसको लिखने के लिए। समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए? विद्या जी आप आज कहाँ हो? आज नहीं जुड़े हो? देखिए हमने कहा कि संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण के प्रकार क्या होते हैं? ये पहले होता है 2 प्रकार, लेके चलो। पहले शाब्दिक होता है, अशाब्दिक होता है। 2 प्रकार होते हैं संप्रेषण के प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं। ये देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 2 प्रकार, एक तो शाब्दिक होगा, एक अशाब्दिक होगा। पहले हम देखेंगे शाब्दिक को विभाजित करेंगे। माइक बंद करो, माइक। देखिए हम जब कहेंगे शाब्दिक संप्रेषण को हम 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं, मौखिक में कर रहे हैं, लिखित में कर रहे हैं। जो शाब्दिक है, शाब्दिक को हमने 2 भागों में करा, एक मौखिक रूप में, एक लिखित रूप में। मौखिक रूप में हम जब वार्तालाप करते हैं, जब मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा हूं, मान लीजिए दूसरा है व्याख्या, हमने संप्रेषण के संबंध में अभी इतनी व्याख्या कर दी है, या मैं आपको कहानी सुना रहा हूं, फिर कहानी से संबंधित मौखिक मैंने अपने प्रश्न पूछ लिया। मैंने कहा कि संप्रेषण के कितने घटक होते हैं बताइए। ये क्या हुआ? 3। ये प्रश्नोत्तर हुआ। ये प्रश्न पूछा मैंने कि कैसे पूछा? मौखिक पूछा ना, मौखिक बोलकर संप्रेषण कर रहा हूं मैं। अभी मैं जो बात कर रहा हूं ये इस पे कर रहा हूं। ये किस पे कर रहा हूं? मौखिक संप्रेषण। अब यहाँ पर देखिए दूसरा होता है लिखित संप्रेषण। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अब मान लो मैंने यहाँ पर देखिए मैंने ए लिख दिया, ए लिख दिया। ये क्या है? मैं कहूँ ये क्या लिखा? बोलिए। ए। ये क्या हुआ? लिखित हुआ। मैंने लिखा तो विभिन्न तथ्यों का लिखित रूप में संप्रेषण। मैंने जो चीजें लिख रहा हूं मैं कुछ भी यहां पर लिख दूं, ठीक है, तो ये क्या होगा? लिखित संप्रेषण होगा। मौखिक संप्रेषण बता दिया। शाब्दिक संप्रेषण को कितने भागों में विभाजित किया? 2 भागों में। ये समझिए, ठीक है, इसको समझ गया। अब आते हैं हम अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण को हम 3 प्रकार से विभाजित कर रहे हैं। यहां पर हमने 2 प्रकार से विभाजित करा, हम इसको 3 प्रकार से विभाजित कर रहे हैं। यहां पर देखिए वाणी या आवाज का संप्रेषण अशाब्दिक के रूप में हम कह रहे हैं। वाणी जो आपकी मुखमंडल से निकलती है, जो आवाज है, उसे संप्रेषण के माध्यम। आंखों के और मुख मुद्रा के संप्रेषण। अब मान लीजिए 2 पल के लिए मान लीजिए यहां पर, हाँ बोलो बेटा। सर अशाब्दिक को कितने में किया सर हमने डिवाइड? आप बताओ मेरे को। सर 3। अशाब्दिक को हमने 3 में, यहाँ पर दिख रहा है ना बेटा, यहाँ पर लिखा है अशाब्दिक। मैंने कहा इसलिए बना लो कहा चार्ट। ये देखो अशाब्दिक को हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया। जी। पहला है वाणी आवाज संप्रेषण। मैं कह रहा हूं कि गीता जी आप क्या कर रही हैं? ये तमाम चीजें ये वाणी या आवाज के माध्यम से हुआ। अब मान लीजिए 2 पल के लिए
आपको ही मैं इसमें अभी विक्टिम बनाता हूं कि आंखों और मुखमंडल या मुद्रा से संप्रेषण। आप मान लीजिए आपने अपने पति से मोमो मंगा लिए, अब वो बेचारा भूल गया लाना, आप मुंह बना के बैठी हो, वो दरवाजा खोला, मुंह दिखा रही हो, आंखें दिखा रही हो, कुछ बोल नहीं रही हो मगर आंखें दिखा रही हो, मुंह बना रही हो, तो सीधे आपके हस्बैंड क्या समझ गया, भैया ये तो गुस्से में आ गई है, इसका मूड खराब हो गया। ये कौन सा संप्रेषण हुआ? अशाब्दिक। आपने कुछ बोला ही नहीं, आपने आंख दिखाई, बस मुंह बनाया, क्या हुआ? संप्रेषण हुआ। जी। हाँ, तो याद रखें, आप स्पर्श या छूकर विभिन्न तथ्यों का संप्रेषण करना। आप छूकर कैसे करेंगे? हम मान लीजिए 2 पल के लिए कुछ जो हैंडीक्राफ्ट जो बच्चे होते हैं जिनको आंखें नहीं देख पाते, उनके लिए भी अलग से किताब बनी रहती है, वो हाथ लगा के स्पर्श करके क्या करते हैं, वो चीजें वो छू लेते हैं, वो क्या करते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। अब कभी क्या होता है, आपके घर में लाइट चली जाती है, तो आपने अपने घर में मोबाइल कहीं पर ही रखा है, आप उसके पास, आपने पता है कि कहाँ पर लगा, हाथ लगा के अंधेरे में जो चीजें हाथ लगा रहे हो आपको पता चला रहा है ये तो टीवी का रिमोट है, फिर अगली दूरी में गए, अच्छा ये तो बच्चे की दूध की बोतल है, अब कहीं अगल करें, तो हर चीज आपको फील करके, स्पर्श करके उन तथ्यों का बोध हो रहा है जिनमें शब्द नहीं लिखा है। जी। जो छुआ ना अपने चीजों को, तो उसमें क्या शब्द के उच्चारण हुआ? तो क्या हुआ? नहीं। हाँ, स्पर्श तो कर। यहां तक समझ गए होंगे। जैसे सर गुरु भी बच्चे को शाबाशी देता है, पीठ थपथपाते हैं, हाँ? वो भी इसी में आएगा ना सर? जैसे गुरु बिल्कुल बच्चे को बिल्कुल, शाबाशी देते हैं, जहां पर स्पर्श हो रहा है, अच्छा कुछ काम। चीज स्पर्श कर रहे हो, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि बच्चे को सहला रहे हैं, वाह बच्चा गुड, वेरी गुड। अब आपको नहीं कहा, आप उसने, आपके बच्चे ने कोई चीज करा, मान लिया आपने बोला नहीं, आपने उसको दुलार करके कह दिया। अब मान लिया आपका कुत्ता आपके पास आता है, आपने उसको दुलारा, तो वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाएगा। ये क्या है? अशाब्दिक संप्रेषण हुआ। आपने कुछ बोला ही नहीं, सिर पे सहलाया, तो वो समझ गया कि मालिक मेरे को प्यार कर रहा है। अब कभी क्या होता है, अब आवाज वाणी वाली संप्रेषण कर, आजा मेरा डॉगी, मेरा जो भी है, लुल्लू करके कहते, तो वो क्या है? आवाज का संप्रेषण हुआ। अब कुछ आंखों वाला होता है, तो आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। अब जितना सरलता से हो सकता है वो सरलता से मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब ये कहता है कि जो व्यक्तिगत संप्रेषण, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन कैसा होता है, ये हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पर ये चीजें समझ गए होंगे सभी लोग। अब देखिए थोड़ा यहाँ पर भी समझ लीजिए, संप्रेषण के माध्यम, मीडिया और कम्युनिकेशन की बात करें हम। अब इसको मीडिया और कम्युनिकेशन को विभाजित कर रहे हैं। देखिए संप्रेषण के माध्यम को हम बात करें तो इसको हम 4 भागों में विभाजित कर रहे हैं बच्चों, इसको ध्यान दें। हम ऑडियो के माध्यम से, विजुअल के माध्यम से, ऑडियो विजुअल के माध्यम से, एक्टिव मीडिया के माध्यम से। हम क्या कर रहे हैं? श्रवण, जिसमें आवाज आती है, रेडियो के बारे में बात करी थी हमने। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, वो उनकी हमारे पास क्या आ रही है? आवाज आ रही है। मित्रों 4 बजे से पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा, तो ये क्या हुआ? श्रवण, ऑडियो। अब दृश्य माध्यम, जहां पर तुम्हें चलचित्र दिखाई दे रहा है। सर ये व्यक्तिगत संप्रेषण का ही उदाहरण है ना सर? उसी का संप्रेषण पार्ट का है ना? माध्यम की बात करें, कौन कौन से माध्यम से हम संप्रेषण कर सकते हैं? आप व्यक्तिगत अभी एक चीज बताओ, संप्रेषण पूछ रही हूँ। हाँ अभी बताओ, मैं उसी इनमें से से आएगा। इन जो 4 है, अभी हमारा जो माध्यम चल रहा है, जैसे संप्रेषण और कम्युनिकेशन जो माध्यम हम कर रहे हैं, इनमें ये 4 में अभी आप बताओगी, सिर्फ गीता बताएगी, जो ये 4 है ना, इन 4 में से मैं कौन से वाले का प्रयोग कर रहा हूं अभी? दृश्य 1 2 3 4 दिए है, ये तो- उनमें से बताइए कौन सा 1 2 3 4 है? वन वाला, बोलने वाला 1। श्रव्य माध्यम। और दूसरे लोग बताओ।
सर तीसरा वाला हम ऑडियो जो बच्चा हम जो ये जो यूज कर रहे हैं हम तीसरा वाला कर रहे हैं अभी, तीसरा वाला कर रहे हैं ना। अब आप कहोगे कैसे? अब ये देखो, जी मेरे को देख, मैं दिखाई दे रहा हूँ, जी सर। मेरी आवाज भी आ रही है? जी सर। जी सर। तो ये कौन सा माध्यम हुआ? तीसरा वाला, ऑडियो विजुअल मीडियम, जिसमें मेरी आवाज भी आ रही है, मुझे आप देख भी पा रहे हो। और चौथा क्या है? क्रियात्मक, एक्टिव। समझ में आ रहा है? तो जी इन चीजों को ध्यानपूर्वक समझो, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं, तुम ये लेके चलो। प्रवक्ता की जो तैयारी करो, इस टॉपिक को मजाक में बिल्कुल भी मत लेके चलना, पहले ही बता रहा हूं। किसी को लग रहा होगा यार क्या जे पढ़ा रहा है, अगर क्वेश्चन रखूंगा फिर वो जो वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, गधा होता है या कहीं घोड़ा, जैसे हिनहिनाना शुरू हो जाता है, फिर हिन 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 करना शुरू कर देते हैं। तो वो हिनहिनाना नहीं है, आपने तुरंत आंसर देना है, ठीक है? तो ये तमाम चीजें होंगी। अब हमारा ये ये वाला जो टॉपिक मैंने आपके सामने रखा, ये कल हमारा पूरा ये दूसरा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो। आज एक चीज बता है, हमने संप्रेषण के प्रकार भी बता दे, अच्छा संप्रेषण किसे कहते हैं, बुरा संप्रेषण में हमने सारे बताए। बेसिकली आज हमारा ये पूरा ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया, ठीक है? यहाँ पर देखिए, हमने कहा कि यहाँ पे सर ओके सॉरी ये व्यक्तिगत संप्रेषण, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं। क्या होता है, जब शिक्षक प्रत्येक बालक को अलग अलग शिक्षा देता है तो इसे व्यक्तिगत संप्रेषण कहा जाता है। ये बच्चा अलग अलग, जब शिक्षक किसी व्यक्ति को या किसी छात्र को जो ग्राही होता है उसको अलग अलग शिक्षा क्यों देता है, बता सकते हैं? हेमा जी बताइए। सर सर प्रत्येक छात्र की सीखने की क्षमता जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, देखिए अभी कभी कोई इंडिविजुअल कम्युनिकेशन का, कि हम जब कहते हैं कि पर्टिकुलर अलग अलग एक एक बच्चे को, ये जिसका माइक खुला है बंद कर दो, 1000 बार बोल चुका हूं मैं, ठीक है? यहां पर देखिए, इसे व्यक्ति संप्रेषण कहा जाता है जब कोई शिक्षक किसी बच्चे को उसकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर अलग अलग शिक्षा ग्रहण कराता है तो वो क्या कहा जाता है, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो उसमें क्या होगा कि अगर कोई बच्चा कमजोर है तो उसको एक्स्ट्रा क्लास दी जाती है, उन बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास अलग अलग दी जाती है। तो इसमें शिक्षा का केंद्र क्या है, बालक होता है। शिक्षा का केंद्र कौन होगा? अब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है व्यक्ति संप्रेषण का केंद्र कौन होगा, क्वेश्चन बना दिया मैंने, बताओ। अतः यह विधि बाल केंद्रित मनोवैज्ञानिक विधि होता है। अब क्वेश्चन क्या बना रहा हूं, देखिए, शिक्षा का केंद्र बालक होता है, ये किस मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आती है? बाल केंद्रित मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत। तो यही क्वेश्चन बनेंगे। आप मत सोचिए कि संप्रेषण कितने प्रकार का, ये वाला क्वेश्चन तो सभी को आता है ना। अब क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, वो कहेगा बाल केंद्रित मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत शिक्षा का केंद्र बिंदु किसे रखा जाता है? वो पाठ्यक्रम देगा, ग्राही को देगा, अलग अलग दे देगा, फिर बालक दे देगा एक सामने। तो फिर आपको सामने कंफ्यूज यहीं पर दिखाता है। फिर कहोगे, फिर बच्चा क्या करता है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, क्या करूं? अगर फिर वो देखेगा हाँ यार ये तो सिलेबस के आधार पे था, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर देखिए, बालक स्वयं करना सीखता है, स्वयं करना सीखता है, जिसमें वो बच्चा अपने आप को सक्षम बना लेता है, स्वयं करके सीखना होता है। अब यहां पर तो एक तो हमने कहा इंडिविजुअल होता है, एक हम कहते हैं कि कैपिटल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जहां पर हम सामूहिक रूप में क्या होता है, सामूहिक रूप किसके अंतर्गत आएगा बताइए? सामूहिक शिक्षण क्या होता है? जिसमें शिक्षक मतलब इंडिविजुअल को ना पढ़ाकर सामूहिक रूप में पढ़ाता है, मतलब
सर जैसे ये संप्रेषण है, जब शिक्षक मतलब प्रत्येक बालक को अलग अलग शिक्षण देता है, तो ये वैयक्तिक वाला हो गया। उसमें ग्रुप बिल्कुल में ठीक है। देता है शिक्षण, सामूहिक शिक्षण कक्षा अब में देखिए, देता है। सामूहिक संप्रेषण, सामूहिक शिक्षण का अर्थ होता है कि कक्षा शिक्षण, जो कक्षा कक्ष में कराया गया शिक्षण है। अभी हमारा, मुझे इसमें ये बताएंगी गीता जी, इन दोनों में से हम कौन सा शिक्षण कर रहे हैं अभी? हैं? हम सामूहिक कर रहे हैं सर, सामूहिक संप्रेषण कर रहे हैं। सामूहिक कैसे? क्योंकि सभी बच्चे जुड़े ठीक हुए है, हैं, बिल्कुल ग्रुप ठीक। में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, सामूहिक शिक्षण का अर्थ होता है कि कक्षा शिक्षण, जो अभी क्लास चल रही है, विद्यालय में एक सी मानसिक, जो मानसिक योग्यता वाले बच्चों के अनेक उप समूह बना लिए जाते हैं, इनको कक्षा कहते हैं। अब मान लीजिए हमने कहा कि विद्यालय में हम एक आईक्यू वाले, जो एक मानसिक स्तर के जो बच्चे होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल एक जैसा होता है, हमने एक समूह, उनका एक उप समूह, मतलब एक उनका पृथक तौर पर एक हमने ग्रुप बना दिया। इनको कक्षा कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक मानसिकता वाले बच्चों के उप समूह को क्या कहा जाता है? उप समूह के छात्रों के उप समूह को क्या कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, इसे कक्षा कहा जाता है। इस विधि में एक कक्षा के सभी छात्रों के लिए सामूहिक शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक समान, मान लीजिए अभी मैं जो चीज पढ़ा रहा हूं, अभी हम सामूहिक संप्रेषण पढ़ रहे हैं, तो ये सभी के लिए एक जैसा है, क्योंकि आप सभी का बौद्धिक स्तर एक जैसा है, तो एक जैसे बच्चे हैं। अगर जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, जब हमने फीडबैक जब लेना शुरू करेंगे, तो इसमें से भी कुछ बच्चे क्या हो जाएंगे, छटेंगे नहीं। तो जब छट जाएंगे तो वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? बताइए। इंडिविजुअल के तौर पे नहीं आ जाएंगे? ये किसका माइक खुला है? गीता जी, आपका माइक बहुत खुलता है। आप जब क्वेश्चन कर लेती हैं तो बंद कर लीजिए, आपकी वहां से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, चलिए विद्या जी बताइए। हम कह रहे हैं जी सर, कि हमने कहा कि एक समूह वाले बच्चों को, मैंने कहा कि अभी आप लोगों का अगर हम फीडबैक लेना शुरू करें, तो फिर जब इसमें से कुछ बच्चे छट जाएंगे, जैसे एक आईक्यू वाले होंगे तो सामूहिक हो जाएंगे। फिर अगर हम मान लो एक आध बच्चे उस तरीके से निकल गए, तो वो बच्चे क्या कहलाएंगे? सर वो वैयक्तिक संप्रेषण के अंतर्गत आएंगे, इसमें अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, जी सामूहिक शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। तो ये कहता है कि यह विधि नेतृत्व के गुणों का विकास करती है, और इसमें बालकों के लिए पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के आयोजन किया जाता है। तो हम ऐसे शिक्षण की बात करें जो ऐसे विधियों का निर्माण करता है, ऐसे गुणों का विकास करती है, जिससे कि बालक को क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा दी जा सके। तो इसके पाठ्यक्रम के आधारित शिक्षा दी जाए, उसमें सहगामी क्रिया, जो उससे रिलेटेड जो क्रियाएं हो सकती है, उसका आयोजन किया जा सकता है। यह विधि इतिहास, भूगोल, संगीत, कला तथा कविता के लिए उपयोगी होती है। जो ये सामूहिक शिक्षण की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, हम इतिहास के बारे में जब हम चर्चाएं करते हैं, तो ये सामूहिक संप्रेषण के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। हम भूगोल के बारे में बता, हम कह रहे हैं कि महासागर इतने होते हैं, इतने महासागर, इतने उप महासागर होते हैं, वनस्पतियां इस प्रकार से होती हैं ये। अब हम कह रहे हैं कि संगीत की अगर हम सीखते हैं, हम कह रहे हैं कि अगर हम कोई गाना गुनगुना रहे हैं, हम कह रहे हैं पूरे समूह में गाना गुनगुनाइए। कला के बारे में हम बता रहे हैं, तो हम कोई चित्र बना रहे हैं तो बच्चों से कह रहे हैं कि ये बनाइए। कविता रच रहे हैं तो कविताओं का उच्चारण करें, तो सभी एक समूह में कर रहे हैं, तो ये इसके लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। तो ये कहता है कि इस विधि से शिक्षण देने से बालकों में अनुकरण की भावना उत्पन्न होती है। किससे? सामूहिक शिक्षा देने से। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामूहिक शिक्षा देने से विद्यार्थी के अंदर किस भाव का उदय होता है, किस भावना का
उदय होता है तो आपको पता होना चाहिए, तो अनुकरण की भावना उत्पन्न हो जाती है उसके अंदर। या देखिए, अब देखिए हमने आपको ये कहा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपको मैं सिलेबस दिखा रहा हूँ। हमने यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं ये अब इसका ये आ गया बेटा। देखिए हम जो ये चीज़ शिक्षण के प्रकार पढ़ रहे हैं, अब हमारा लास्ट बिंदु चल रहा है कि ये ध्यान में रखिए। आप कहते हैं कि प्रभावी अच्छी वाली संप्रेषण के तरीके क्या हो सकते हैं। ये देखिए अच्छे तरीके, उद्देश्य आपका जो पढ़ाने वाला जो चीज है किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं, उद्देश्य प्राप्ति होनी चाहिए, प्रेरणादायक होनी चाहिए, बालकों को मध्य नजर रखते हुए उनके बालकों का सर्वांगीण विकास के लिए ये फलीभूत होनी चाहिए, सुनियोजित सुसज्जित तरीके से हो जाए, एक सही क्रम में होना चाहिए, प्रजातांत्रिक पद्धति पर आधारित बच्चों के तौर पर जिस तरीके से बच्चे के जो मान लीजिए जो बच्चे का जो समूह है प्रजातांत्रिक मतलब जो उनकी जनांगिकता पर अगर हम बात करें तो उसके आधार पर ये होना चाहिए। सक्रिय अध्ययन उन्मास के सक्रिय होना, जिसका प्रतिफल जो प्राप्त होना चाहिए वो सक्रिय होना चाहिए, जो बच्चे उसमें क्या होना बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, विषय से संबद्ध होना चाहिए कि जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं विषय पर आधारित है या आउट ऑफ सिलेबस है, विषय पर पाठ की तैयारी, आधारित जो हम ये पाठ पढ़ रहे हैं इसकी तैयारी पूर्व में मैंने की होगी आपके सामने, तभी तो ये मैं रख पा रहा हूं, तभी आप इससे देख पा रहे हो, तो हुई ना तैयारी। आप पूर्व के ज्ञान से संबंधित जो हमने कल पढ़ा था, कल हम अब मान लीजिए इसका क्वेश्चन मैं कहता हूं कि विद्या जी कल की मेरे को संप्रेषण की परिभाषा बताइए, संप्रेषण किसे कहते हैं वो बताइए। चलिए संप्रेषण सम धन प्रेषण से मिलकर बना संप्रेषण है। किस भाषा से लिया गया है? परस्पर सूचनाओं लैटिन भाषा का शब्द है कम्युनिकेशन, इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। और कम्युनिस ये शब्दकोश कौन सा शब्दकोश है ये? आपने अभी कम्युनिस्ट जो शब्द कहा था वो कम्युनिस्ट शब्दकोश है। अब ये क्या हो गया पूर्व के ज्ञान से हाँ सर मतलब बोलिए। कम्युनिस्ट शब्द से हाँ उत्पत्ति उसका हुई शब्दकोश है वो, ठीक है। अब हमने अभी ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि ये पूर्व का ज्ञान जो हमने कल पढ़ा था उससे ज्ञान से संबंधित है नहीं है? अब सहायक सामग्री का प्रयुक्त मात्रा में प्रयोग किया गया है। जो सहायक सामग्री है, क्या सहायक सामग्री है, क्या सहायक सामग्री, ये एक ये पीडीएफ है, एक ये पीडीएफ है, ये सहायक सामग्री है, पीडीएफ के तौर पर पढ़ रहे हैं जी। तो शिक्षक ये स्वतंत्र वातावरण, कैसा वातावरण बना है अभी आपके पास? शांत वातावरण, स्वतंत्र वातावरण, आप स्वतंत्र होकर बैठी हैं, ये आपके दबाव बना है आप पे, आपके पति का या बच्चों का दबाव बना है? स्वतंत्र हो ना? जी नहीं। और इस क्लास में क्यों जुड़ी हो? आत्मविश्वास की जागरूकता आपके अंदर है। जब आपके अंदर बहुत से बच्चे आपने देखा होगा इस क्लास में बच्चे आत्मविश्वास उनके अंदर नहीं होता है, वो क्लास की मुआयना करते हैं, फिर उनके आत्मविश्वास अगर उनको लगता है कि यार कहीं हमसे क्वेश्चन ना पूछ जाए इससे पहले हम भाग जाओ। आपने देखा है कहीं लंबे समय से आप इस चीज को वॉच कर रही हो? ये क्या होता है, ये आत्मविश्वास की जब कमी होती है तब इस प्रकार की हरकतें जो बच्चे लोग करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, ये कहता है कि अच्छे संप्रेषण के लिए आत्मविश्वास की जागृति, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ, गलती क्यों ना दूं मगर मेरे अंदर आत्मविश्वास है मैं करूंगी। अब कहता है कि अध्यापन उपचार पूर्ण होना चाहिए, कि जो हम लोग जो चीज पढ़ रहे हैं आपके परीक्षा के लिए ये लाभदायक होना चाहिए, जिसमें आपका पेपर में क्वेश्चन आ गया तो ये उपचार पूर्ण होना चाहिए, आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी। क्रियाशीलता, छात्रों को अपनी बात कहने का अवसर दें। अब मान लीजिए यहाँ पर कुछ चीजें आप बोल रही हो, आप कुछ क्वेश्चन आगे गीता जी बोल रही थी मैं ये नहीं समझ में आ रहा, तो अवसर दिया या नहीं दिया? तो ये क्या कहलाया जाएगा कि क्रियाशील छात्रों को अपनी बात कहने के अवसर यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को आज का जो
ये जो शिक्षण कार्य रहा आपके प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मुझे लगता है कि आप इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित भी हुए होंगे।